माँ बाप इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इसे देखने के बाद शायद वो अपने बच्चों को कभी भी अपना पैशन फॉलो करने की इजाजत न दें। बात है 22 मार्च 1959 की। ऑस्कर हैकेट नील मॉस नाम का 20 साल का लड़का 7 और लोगों के साथ रब्बी शायर केव में दाखिल हुआ। उन सभी का मकसद था गुफा के नए हिस्सों की तलाश करना। मगर इस एडवेंचर का अंजाम कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। आखिर वो क्या था जिसकी तलाश ने नील मॉस की जान ले ली, और कैसे महज 50 घंटे में यह हादसा इतना बड़ा बन गया कि पूरे यूके की नेवी तक हिल गई। आज के इस वीडियो में हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के इतिहास की सबसे खतरनाक और होश उड़ाने वाली घटना पर बात करेंगे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 28 जुलाई 1938 को जन्म लेने वाला नील मॉस बचपन से ही फिजिकली बहुत एक्टिव रहा करता था। कॉटन एग्जीक्यूटिव्स के घर में पैदा होने की वजह से उसे कभी फाइनेंशियल इश्यूज फेस नहीं करनी पड़ी। इसी वजह से उसकी एजुकेशन भी हमेशा बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में हुई। और यही वजह थी कि जब उसका अंडर ग्रेजुएशन करने का टाइम आया तो उसने एडमिशन लिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब देखो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वहां हर तरह के क्लब्स मौजूद होते हैं, सो दैट एवरीवन कैन एक्सप्लोर देयर पैशंस। नील मॉस, जो ऑक्सफोर्ड के बलियोल कॉलेज में पढ़ रहा था, शुरू से ही थ्रिलिंग एडवेंचर्स में इंटरेस्टेड था। इसी वजह से उसने ब्रिटिश स्पेलियोलॉजी एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया। अब जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि स्पेलियोलॉजी का मतलब होता है गुफाओं की स्टडी। इस फील्ड में गुफाओं को एक्सप्लोर करना और उनके अनएक्सप्लोर्ड रीजन के बारे में रिसर्च करना शामिल होता है। 22 मार्च 1959 के दिन भी नील मॉस और उसकी टीम, जिसमें कुल 8 लोग थे, एक ऐसी ही गुफा की एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़े थे। डर्बीशायर इंग्लैंड में मौजूद पीक कैवर्न नाम की गुफा, जहां पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा केव एंट्रेंस मौजूद है। अब इस गुफा के अंदर हाल ही में एक नया चैम्बर डिस्कवर हुआ था जिसका नाम रखा गया था स्टलगमाइट चैम्बर। उस दिन नील और उसकी टीम इसी अनएक्सप्लोर्ड स्टलगमाइट चैम्बर को एक्सप्लोर करने के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन इस चैम्बर की कंडीशन थोड़ी अलग थी। एंट्रेंस पर पानी मौजूद था और पूरा चैम्बर मड और स्लज से भरा हुआ था। लेकिन गुफाओं की दुनिया में ऐसी चीजें आम होती हैं। असल में उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला था, अगर उनकी डेयरिंग बेवकूफी में ना बदल जाती। जब नील और उसकी टीम स्टलगमाइट चैम्बर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन्होंने नीचे जमीन में एक शाफ्ट नोटिस की। शाफ्ट बोले तो एक पतली गहरी ओपनिंग जो जमीन के अंदर जाती थी, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा होगा। अब उन सभी को लगा कि इस शाफ्ट के नीचे कुछ नए पैसेजेस हो सकते हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना इंटरेस्टिंग रहेगा। मगर दिक्कत यह थी कि शाफ्ट काफी ज्यादा पतला था। हर कोई उसे एंटर नहीं कर सकता था, सिवाय एक ऐसे इंसान के जो काफी पतला हो। इस ग्रुप में जो इकलौता इंसान इस शाफ्ट में घुसने लायक था वो था नील मॉस। वो बिना किसी झिझक के खुशी खुशी शाफ्ट में एंटर करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ 1950 का सबसे रेवोल्यूशनरी केव इंसिडेंट। टीम ने अनुमान लगाया कि इस शाफ्ट की गहराई करीब 40 फीट होगी, पर सेफ्टी के लिए उन्होंने अंदर 75 फीट लंबी सीढ़ी डाल दी, ताकि अगर शाफ्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डीप भी हुई तो नील के लिए अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल ना हो। अब करीब दोपहर 3:30 मॉस ने नीचे उतरना स्टार्ट किया। पहले 12 फीट तक तो सब कुछ स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं आई। मगर जैसे ही वो 12 फीट नीचे पहुंचा, सामने एक हार्ड टर्न आ गया। पहले 12 फीट वर्टिकल थे, लेकिन इसके बाद रास्ता थोड़ा इंक्लाइंड हो गया और ये ट्विस्टेड इंक्लिनेशन करीब 10 फीट लंबी थी। यहां से मॉस को अंदाजे से अपनी लोअर बॉडी पूरी तरह बेंड करनी पड़ी ताकि वो आगे बढ़ सके। 10 फीट की इस इंक्लिनेशन के बाद आगे फिर से एक 18 फीट लंबी वर्टिकल ड्रॉप थी। इस ड्रॉप से नीचे जाने के लिए उसे फिर से अपने आप को बेंड करना पड़ा। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, उसने देखा कि आगे का रास्ता कुछ बड़े पत्थरों और बोल्डर्स से ब्लॉक था। उसे उम्मीद थी कि वो इन बोल्डर्स को हटा देगा, तो उसने अपनी बॉडी को मूव करके थोड़ा रास्ता क्लियर करने की कोशिश की। इस प्रोसेस में कुछ बोल्डर्स तो हट गए, लेकिन इसी कोशिश के दौरान जो सीढ़ी बैकअप के तौर पर अंदर डाली गई थी वो वहीं पर जाम हो गई, और यही इस पूरी एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा ट्रबल बन गया। अब कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद
जब मॉस को लगा कि अब और आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो शाफ्ट के बीच में इस कदर सैंडविच हो गया था कि वहां इतनी भी जगह नहीं थी कि वो अपने पैर तक हिला सके या सीढ़ी चढ़ने के लिए मूव कर सके। जब उसने ये बात ऊपर मौजूद अपनी टीम को बताई तो उन्होंने फौरन सीढ़ी खींचना शुरू किया। साथ ही मॉस को कहा कि वो सीढ़ी को टाइटली पकड़ कर रखे, क्योंकि प्लान ये था कि जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर आएगी वैसे ही मॉस भी धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। शुरुआत में ये मेथड सही लग रहा था। मॉस कुछ फीट ऊपर भी आ गया, मगर फिर अचानक सीढ़ी जाम हो गई और अब ये इम्पॉसिबल हो चुका था कि सीढ़ी को और ऊपर खींचा जाए। केविंग के दौरान ऐसी घटनाएं आम होती हैं और केवर्स को इस तरह की सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसी ट्रेनिंग के चलते टीम ने ऊपर से ढेर सारी रोप्स नीचे फेंकी, मगर मैक्सिमम रोप्स या तो रेस्क्यू अटेम्प्ट्स में टूट गईं या फिर रास्ते में अटक गईं। और यहीं पर सबको ये समझ आ गया कि सिचुएशन उनकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये रियलाइज करने के बाद कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है, उन्होंने अपने सभी सोर्सेस से कांटेक्ट किया और हर तरफ से मदद मांगनी शुरू कर दी। हेल्प कॉल के कुछ ही घंटों में पूरे इंग्लैंड से अलग अलग लेवल के लोग इस मिशन में शामिल होने लगे। RF नेशनल, कोल बोर्ड, रॉयल नेवी और दर्जनों प्राइवेट केविंग ग्रुप्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बन गए। ये सब मिलकर इस मिशन को वन ऑफ द बिगेस्ट केव रेस्क्यू मिशन ऑफ दैट डिकेड बनाने वाले थे। अब एक एक करके कई रेस्क्यूअर्स उस शाफ्ट में घुसते गए, मगर नील ऐसी लोकेशन में फंसा था जहां तक पहुंचना खुद रेस्क्यूअर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं था। वहां लाइट और ऑक्सीजन दोनों इतनी कम थी कि 3 रेस्क्यूअर्स तो खुद ही कॉन्शियसनेस खो बैठे, जिसके बाद उन्हें खुद भी रेस्क्यू करना पड़ा। मगर शाफ्ट में घुसने वाले चौथे रेस्क्यूअर रॉन पीटर्स को थोड़ी कामयाबी मिली। उन्होंने काफी कोशिशों के बाद मॉस के चेस्ट के चारों तरफ रोप बांध दी। अब मॉस इस वक्त तक पूरी तरह बेहोश हो चुका था, मगर उसे निकालने की कोशिशें जारी रहीं। रात के करीब 12:30 पर ऑक्सीजन बॉटल्स लाई गईं और डॉक्टर्स ने मैन्युअली ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने की कोशिश की ताकि मॉस होश में आ जाए और उसे रोप्स के जरिए ऊपर लाया जा सके। मगर मॉस को होश नहीं आया और ये अटेम्प्ट्स भी फेल हो गए। पूरे दिन बचाव के अलग अलग तरीके अपनाने के बाद ये डिमांड की गई कि इस रेस्क्यू के लिए एक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और फिजिकली छोटे केवर को बुलाया जाए ताकि वो शाफ्ट में आसानी से घुसकर मॉस को निकाल सके। इस रिक्वेस्ट को मानते हुए अगले दिन साइट पर 18 साल की जून बेली पहुंची। अब देखो, उन्होंने तो यहां तक सजेस्ट कर दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मॉस की कॉलर बोन तोड़ दी जाए ताकि उसके शोल्डर्स और बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए और उसे ऊपर लाना आसान हो जाए। मगर कोई भी उसके पास इतना फ्री होकर पहुंच ही नहीं पाया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। 24 घंटे बीत चुके थे, मगर सिचुएशन जस की तस बनी हुई थी। स्पेशलिस्ट्स ऑक्सीजन बॉटल्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की मदद से हवा लगातार पंप कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन लेवल बैलेंस्ड बना रहे। एक के बाद एक कई रेस्क्यूअर्स अपनी जान को खतरे में डालते हुए शाफ्ट में उतर रहे थे, मगर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। कुछ समय बाद मौसम भी खराब होने लगा। तेज बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए। सेफ्टी के लिए सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन से थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़ा। जब बारिश थोड़ी थमी तो RF के एक डॉक्टर ने शाफ्ट ओपनिंग से मॉस की ब्रीदिंग चेक की, मगर इस बार कोई आवाज नहीं आई। मॉस की सांसें थम चुकी थीं और वह उसी जगह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ किसी को नहीं पता था, मगर एस्टिमेशन के हिसाब से मॉस की डेथ 24 मार्च सुबह 3 बजे मानी गई। डेथ का कारण ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की हाई मात्रा को बताया गया। रेस्क्यूअर्स अब उसकी बॉडी रिट्रीव करने की तैयारी कर रहे थे, मगर नील के फादर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब किसी को भी अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। इसी कारण मॉस की बॉडी वहीं छोड़ दी गई और तब से उस चैम्बर को मॉस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो इस घटना ने पूरी दुनिया, खास तौर पर ब्रिटेन में बड़े बदलाव लाए। लोगों को इस काम के खतरों का एहसास हुआ और केव रेस्क्यू प्रोसीजर्स में जरूरी बदलाव किए गए। सेफ्टी को पहली प्राथमिकता दी जाने लगी ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। मॉस के बिना
सोचे समझे शाफ्ट में उतरने की बेवकूफी उसे भारी पड़ गई और उसकी जान ले ली। अब आपके हिसाब से इस तरह के एक्सट्रीम एक्सप्लोरेशन को ग्लोरीफाई करना सही है या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।